हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी एप्लीकेशन पर, तो जाइए आप गूगल प्ले स्टोर पर और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, वर्ष 2022 में पेश किया गया बजट निर्मला सीतारमण जी के कार्यकाल का कौन सा बजट है? तो ये इनके कार्यकाल का चौथा बजट था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, इसके महानिदेशक हैं दोस्तों सत्यनारायण प्रधान। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, दुनिया भर में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके द्वारा 2008 में अप्रूवल मिला था और उसके बाद से मनाया जाता है। इस बार की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अच्छा, आईएलओ के द्वारा दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कहें कि विश्व श्रमिक दिवस। तो विश्व श्रमिक दिवस भी आप याद रखेंगे, विश्व श्रमिक दिवस। अगला देखते हैं, हाल ही में केरल सरकार ने अपना पहला कारवां पार्क कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने अपना पहला कारवां पार्क केरल के वगामोन में स्थापित करने की घोषणा की है। ये पहला कारवां पार्क होगा। कारवां पार्क क्या है? कारवां पार्क दोस्तों एक प्रकार का एक नया एक्सपीरियंस देगा पर्यटकों को। जो पर्यटक कोविड-19 महामारी के दौरान घर में रहते रहते बोर हो गए, उनको अगर कहीं घूमना है तो वो पूरी की पूरी फैसिलिटी पाएंगे इस कारवां पर्यटन के तहत। कारवां एक वहाँ का टूरिज्म का हिस्सा है, तो ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस दिया जाएगा टूरिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर इडुक्की जिले में स्थित है, ये सुंदर हिल स्टेशन है वागामोन, वहाँ पर कारवां पार्क बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी 2023 में भारत के किस शहर में की जाएगी? तो दोस्तों भारत के मुंबई शहर में पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी की जा रही है। 2023 में ये किया जा रहा है, अप्रूवल मिल गया है। अभी हाल ही में दोस्तों इसका अप्रूवल मिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। एक्चुअली में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र होता है ये ना प्रत्येक वर्ष होता है, तो प्रत्येक वर्ष होता है, तो 2023 वाला जो होगा ये भारत में होगा। भारत 1983 के बाद 1983 के बाद पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। अब इसमें थैंक यू कहिए नीता अंबानी जी का, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये हुआ। और अगर ये हो जाता है यानी 1983 के बाद 2023 में अगर ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी हो जाती है, यानी यहाँ पर इसकी बैठक होगी वार्षिक, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर इंडिया हो सकता है ओलंपिक्स का भी होस्टिंग करने के लिए कैपेबल हो जाए। अगर ओलंपिक को इंडिया होस्ट करेगा तो डेफिनेटली इंडिया में मेडल्स की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो इसका आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर में ही किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। ओके, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस मंत्रालय के द्वारा परामर्श 2022 शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में राजस्थान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर में दोस्तों शुरू किया गया परामर्श 2022। अब ये परामर्श 2022 जो था ये एक प्रकार से कैरियर के लिए परामर्श को देने के लिए था, कैरियर काउंसलिंग के लिए था। और इसमें 1 लाख, बीकानेर से केवल 1 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए और ये भारत का ऐसा पहला इवेंट था जिसमें 1 लाख स्टूडेंट शामिल हुए। इसमें शहरी स्कूल, गांव के स्कूल या फिर वैसे ही ग्रामीण बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स के सभी लोग इसमें शामिल हुए। वर्चुअली ये आयोजित किया गया और बीकानेर में आयोजित हुआ। तो 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ये पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर इतने बच्चे एक साथ किसी इवेंट में भाग लिए। तो परामर्श 2022 ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप थी, एक बीकानेर राजस्थान में आयोजित की गई।
इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय राजस्थान का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज और शिक्षा निदेशालय इसके साथ मिल करके ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की यूपीआई सर्विसेज को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों नेपाल। अच्छा, आपने इससे पहले ये क्वेश्चन सुना होगा भूटान के बारे में, तो भूटान पर भी पहले इससे पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी वहां पर पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाया है और उससे पहले लग रहा है नेपाल में शुरू हो जाएगा। तो नेपाल भारत की यूपीआई सर्विसेज को वहां पर लागू करेगा, अपने देश में भी लागू करेगा, यानी कि ये एक नए तरीके का यूपीआई सिस्टम जो होगा, जैसे भारत में चलता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऐसे ही नेपाल में भी चलेगा। इसके लिए नेपाल की कुछ कंपनियां हैं, इनसे समझौता हुआ है, जैसे जीपीएस ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला मत समझिएगा, इसका पूरा नाम है गेटवे पेमेंट सर्विसेज। जैसे भारत में है एनपीसीआई, ऐसे वहां पर भी है। तो भारत की जो एनपीसीआई है यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो इंटरनेशनल शाखा है, इंटरनेशनल ब्रांच है, उसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एनआईपीएल, यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो इसके द्वारा वहां पर सेवाएं प्रदान की जाएगी, लेकिन वहां पर किस नाम से? जीपीएस नाम से। और इसके लिए मनम इन्फोटेक जो है, जो कि नेपाल की एक कंपनी है, उसके साथ भी समझौता किया गया है। मनम इन्फोटेक ही नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई तैयार करेगी। क्लियर है? तो नेपाल जो है ये भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने जा रहा है और ये एक ऐसा करने वाला पहला पड़ोसी देश हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में किसने अफ्रीकी देश को 6 अफ्रीकी देशों को अपने वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA तकनीकी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि हम भैया आरएनए तकनीकी दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग खुद ही अपने देश में वैक्सीन प्रोड्यूस करो, क्योंकि कब तक आप लोग को खरीद कर वैक्सीन दी जाती रहेगी। इससे अच्छा हम mRNA तकनीकी दे रहे हैं, आप लोग ये जो 6 अफ्रीकी देश हैं वो लोग खुद से ही अपनी वैक्सीन अपने देश में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, जिससे वहां पर खपत आसानी से की जा सके। ठीक है, पूर्ति उसकी खपत की आसानी से की जा सके। तो ये 6 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, केन्या है, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनेशिया। इन 6 देशों में दिया जाएगा। अब ये जो mRNA तकनीकी जो होगी, ये फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन में जो यूज की जाती है वो वाली रहेगी। ठीक है ना? तो इससे ये लोग कोविड-19 की अपनी वैक्सीन खुद बना पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन आया है तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, और इसी वजह से 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। अभी WHO चर्चे में आया था, इसने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मलेरिया से याद आया दोस्तों, मलेरिया की दुनिया की पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स, तो मॉस्क्यूरिक्स का भी नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पहली बार मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूवल मिली है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया? एक्चुअली में भारत का नहीं रहेगा, इसे राज्यों का कर लीजिए। राज्यों का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया है? भारतीय राज्यों का राजकोषीय घाटा रहेगा 3.6%। इस बार 3.6% रहने वाला है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में होने वाला है ये। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसका था अनुमान था, वो था 3.5% का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 3.5%, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 3.6%। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, इससे पहले इसने कुछ और अनुमान बताया था, अभी अनुमान इसने अपना घटा दिया है। इससे पहले इसने राजकोषीय घाटे का अनुमान बताया था 4.1% तक रहेगा। इंडिया रेटिंग्स ये एक रेटिंग एजेंसी है और फिच ग्रुप की ही एक कंपनी है। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी का जो दोस्तों बैच आया है, इसमें वीडियोज आनी स्टार्ट हो गई हैं। कल आईपीएल की न्यू वीडियो आई, कल रात में 1 बज गए वीडियो बनाते बनाते, लेकिन बहुत ही डिटेल वीडियो है। उसमें आईपीएल के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक सारा कुछ आपको बता दिया गया है, एक वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। तो जो लोग भी पेड बैच वाले हैं वो जा करके इसको देख सकते हैं। वीडियो आनी स्टार्ट हो गई है, आज दिन में भी 2 से 3 वीडियो जाएंगी। और आप लोग टेंशन मत लो, ये हमारी जिम्मेदारी है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की, और समय से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सिलेबस देख करके घबराओ मत, बहुत ही आसानी से, बहुत ही समय से आपका पूरा होगा। बस आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो जाओ, ठीक है ना? तो बहुत ही स्पेशल ये बैच है हमारे लिए भी, आप लोग के लिए भी। मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ और सिलेक्शन दिलाना इसमें हमारी प्राथमिकता होगी।
इसलिए आप सभी लोग इस बैच को ना सिर्फ ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करने के बाद मेहनत भी करनी है, ठीक है ना, उसके बाद ही निकलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो CBT 1 में कितना ज़्यादा गया था कट ऑफ, CBT 2 में और तगड़ी कंपटीशन होगी, इसलिए हम लोग को और स्पेशल तैयारी करनी है। इस बैच के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उनसे वहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया। अब आप सोचोगे कि दिल्ली पुलिस के लिए गृह मंत्री क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली पुलिस है एक्चुअली में वो गृह मंत्रालय के तहत आती है, वो दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती है, ठीक है, ये बात आप याद रखना है। जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसी वजह से अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। एक तो एप्लीकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस, यानी कि पहली बार वहाँ पर लाइसेंस जो होगा वो स्मार्ट कार्ड के रूप में होगा। तो स्मार्ट कार्ड के रूप में जब होगा तो यानी जैसे आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस का या वोटर ID का वगैरह का यूज करते हो ना, ऐसे ही होगा आर्म लाइसेंस का, यानी शस्त्र के लिए जो लाइसेंस होगा उसके लिए। तो एक तो इसको लॉन्च किया इन्होंने, दूसरी साथ ही साथ इन्होंने शस्त्र ऐप लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए। तो दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ थी, उसी अवसर पर ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, अमित शाह जी दोस्तों ये केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का भी संभाल रहे हैं पद। तो ये केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ था, जब 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, तब एक नया मंत्रालय जुड़ा, सहकारिता मंत्रालय, उसका प्रभार अमित शाह जी को दिया गया। अगला, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों R.O. खन्ना ने। R.O. खन्ना ने ये पुस्तक लिखी है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज। ओके, R.O. खन्ना यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। तो इस पुस्तक का पूरा नाम है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, अच्छा, ऑप्शन में कुछ और नाम दिख रहे हैं। अभी देखिए सैमुअल मोयन का नाम दिख रहा है। सैमुअल मोयन ने अभी हाल ही में ह्यूमन नाम की पुस्तक लिखी थी, तो ह्यूमन बुक आप याद रखेंगे, ह्यूमन, ठीक है ना। इसके अलावा बिल गेट्स, बिल गेट्स ने दोस्तों लिखा था हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है, नेक्स्ट पैंडेमिक से कैसे बचा जा सकता है। जे साई दीप ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पुस्तक लिखी थी सागरिका घोष ने, सागरिका घोष, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी, ठीक है। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और UAE के बीच में डील हुआ है, समझौता हुआ है, बहुत सारी डील्स हुई हैं। उसमें से एक ये भी था कि भारत अब UAE में IIT की स्थापना करेगा। भारत विदेश में पहली बार IIT की स्थापना करने जा रहा है। भारत और UAE के बीच में कई सारे डील्स हुई, देखिए यहाँ पर कल्चरल कॉर्पोरेशन में, एजुकेशन कॉर्पोरेशन में, हेल्थ सेक्टर में, स्किल कॉर्पोरेशन में, फूड सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा डील हुई। 100 बिलियन डॉलर दोस्तों मार्केट होने वाला है। भारत इन्वेस्टमेंट चाहता है, इसके लिए अट्रैक्ट करना चाह रहा है UAE को, और इसी डील के तहत इंडिया जो है ये UAE में IIT की स्थापना करेगा। IIT दोस्तों भारत में एजुकेशन में सबसे बड़ा समझ लीजिए माना जाता है एक प्रकार से इंस्टीट्यूट। भारत में टोटल 23 IIT संस्थान हैं। अब भारत पहली बार भारत के बाहर किसी विदेश में एक IIT संस्थान को स्थापित करने जा रहा है। वो देश कौन सा होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात होगा। ओके, चलिए, तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर आज के। आज समय कम था तो इस वजह से ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताया हुआ हूँ, लेकिन कल से आपको ज़्यादा डिटेल्स के साथ वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 में किसे हरा करके जीता है? अगला, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती हुई है? तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर और PDF भी यहीं पर मिलेगी। इसी एप्लीकेशन पर जाकर के आप वीडियो कोर्सेज, ई-बुक्स ये सब भी ले सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।